नाजरीन आदाब, आपका मनपसंद प्रोग्राम जहां भी लेकर मैं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन तश पता पतमिस प्रोग्रामस मज कर अस कत युस जन ये शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट कम किस्म फैसिलिटी तत अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करेंगे। हमारा वो वाला प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ, लोगों ने इसरार किया कि एक कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। वो कन्फ्यूजन ये है कि एक आदमी को जब किडनी के रिलेटेड इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, तब उसे दो डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है। उसको यूरोलॉजी सेक्शन में जाना पड़ता है बाद में, तो पहले किडनी जो डिपार्टमेंट है वहां पे व्हेन टू सी नेफ्रोलॉजिस्ट, व्हेन टू सी यूरोलॉजिस्ट। ये एक अहम सवाल है, जिस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर के अवाम ने जानने की कोशिश की और हमने उस सिलसिले में कुछ मेल्स वगैरह भी रिसीव किए जो उन्होंने कहा है इस सिलसिले में बात करने के लिए। और हमने दोबारा दावत दी जो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी सिक्किम श्रीनगर, बिल्कुल तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर आरिफ हमीद साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी सिक्किम श्रीनगर। डॉक्टर आरिफ साहब, आपका एक दफ़ा फिर खुश आमदीद है, वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने हमें पिछले प्रोग्राम में समझाया कि जो प्रोसीजर है, किस तरह का प्रोसीजर है, रिस्क क्या है और किस तरह की फैसिलिटी है शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन हमारे पास एक और सवाल पब्लिक की तरफ से ये आया है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक पेशेंट को जब किडनी के रिलेटेड मतलब कोई दिक्कत हो गई, आम पेशाब गो खराब हस, यूरिन गई तमिस स्मेल आयस, क्या प्रॉब्लम गयस, रुक रुक आव पेशाब, बाकी क्या मसले गयस, मतलब अति पे स्टार्ट गसान, सिम्टम अति पे वुचन। तो अकिस आम नफरस तो यम ओतान कुन सात क्या तथ मज तम तमो तथ मज ब्लड प्रेशरस कुन जोन दुतमुत, जिस पे हम बारहा जिसका हम जिक्र करते हैं, यमो ब्लड शुगरस कुन जोन दुतमुत, पे थकावट तिम जबरदस्त बासान तम पे कुन सात पता चलान। तो ये चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे कि किडनी जो है, किडनी में अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे, किडनी की सेहत जो है किडनी की सेहत के हवाले से सबसे पहले जानना चाहेंगे, और उसके बाद पेशेंट को कब नेफ्रोलॉजिस्ट को जाने की ज़रूरत है और यूरोलॉजिस्ट को जाने की ज़रूरत है, आप करें। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जहाँ तक किडनी का फंक्शन है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, तो किडनी का जो अपना फंक्शन है फिल्टर करना ब्लड का, वो हमेशा उससे किडनी फंक्शन मेंटेन रहता है, इंसान सेहतमंद रहता है। अब जब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई तो वो वेरिएशन आएगी, फिल्ट्रेशन नहीं हुई, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, टॉक्सिन बढ़ जाएंगे, तो उसका इफेक्ट आएगा। नेफ्रोलॉजिस्ट जो बेसिकली है, उनका मेन पूरा रोल होता है कि ये डिजीज़ जो काम करने में है किडनी के, जिनको मेडिकल रीनल डिजीज़ बोलते हैं, उनसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो उनको डील करना। यूरोलॉजिस्ट का मेनली होता है कि हमारा कि जो सर्जिकल पार्ट, खास स्टोन हो, रुकावट हो, प्रॉब्लम ट्यूमर्स हो, वो चीज़ें, तो वो मेन रोल यूरोलॉजिस्ट करता है। तो पेशेंट के लिए फ़र्क क्या है कि सपोज़ उस पेशेंट को सबसे अहम चीज़ है कि स्वेलिंग, आँखों के नीचे सुबह के टाइम स्वेलिंग होती है, पाँव में स्वेलिंग होती है, यूरिन आउटपुट कम होता है, थकावट ज़्यादा होती है, तो ये अलामात एक किडनी डिटोरेटिंग या किडनी फंक्शन ख़राब हो रहा है, इसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं किडनी के काम फंक्शन करने में, तो उनके अलामात यही होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि मॉर्निंग फेस की जो पफीनेस होती है आँखों के नीचे, एंकल्स पे पफीनेस होती है, पाँव में थोड़े से सूजन आती है, टांगों में सूजन आती है, थकावट आती है, किडनी फंक्शन, ये यूरिन आउटपुट कम होता है, तो ये लगता है ये अलामत ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो इन सूरत में बेहतर ज़्यादा होता है कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास अब जाए। दूसरी सूरत यह है कि अब पेन है ज़्यादा, फ्लैंक्स में पेन है, कमर में पेन है, ब्लीडिंग हो रही है, तो या रात भर बार बार उठना पड़ता है, खंड जोर देना पड़ता है, तो ये इश्यूज ज़्यादा सर्जिकल होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा आप यूरोलॉजिस्ट के पास आ सकते हैं। तो थोड़ा ओवरलैप भी होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो आप नेफ्रोलॉजिस्ट भी डील कर सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट भी डील कर सकते हैं, लेकिन नेफ्रोलॉजी का ज़्यादा रोल होता है किडनी फंक्शन के रिलेटेड, तो उसमें वही फेशियल पफीनेस, एंकल्स में स्वेलिंग, टांगों में स्वेलिंग, यूरिन आउटपुट कम हो गया, यूरिन जो बंद रहा था पहले बहुत कम हो रहा है, थकावट आ रही है, कमज़ोरी आ रही है, तो वो चीज़ें। सर्जिकल साइड में ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट है पेन, चाहे मामूली पेन हो, सीवियर पेन हो, ब्लीडिंग यूरिन के साथ, ये इम्पॉर्टेंट, या रात में बार बार उठना पड़े या यूरिन लीक हो रहा हो, तो वो ज़्यादा सर्जिकल साइड में आ जाती है। अख पेशेंट जो है इसको खुरान
अच टारन खोतम स्वरम। आप किस हद तक, क्या आप समझते हैं कि अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट में है, जी जी इसको किडनी का कुछ अमल दखल है और इसको तुरंत उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, अगर ये स्वेलिंग है तो किडनी का हमें रूल आउट ज़रूरी करना है। और भी वजूहत हो सकते हैं, हार्ट का भी हो सकता है, चेस्ट का भी हो सकता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि फेस में पफीनेस है, एंकल्स में स्वेलिंग आ गई है, तो ये एक हम एक अलामत, एक सिम्टम है किडनी इश्यूज रिलेटेड, तो नेफ्रोलॉजिस्ट दिखाना बिल्कुल फ़ायदेमंद है, ज़रूरी भी है। अभी इस वक्त किस तरह के इश्यूज आप देखते हैं? अगर हम स्टोन्स की बात जी करेंगे, जी इस करो गडनथी में स्टोन मुतल्लिक, तो किस किस्म के स्टोन्स आप देखते हैं उनके साइज के हवाले से, फिर हम उसके बाद जी सर्जिकल जी पार्ट में जी बात हमारा जैसे मैंने कहा कि पेन ब्लीडिंग वगैरह, उसका मेरे कहने का वही मतलब था कि स्टोन रिलेटेड जो हम यूरोलॉजी मैक्सिमम ट्रीट करते हैं। तो सबसे कॉमन स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन जो होता है, और उसमें डाइट का एक काफ़ी इन्फ्लुएंस है। जो खसूसी तौर हम वादी में हाई सॉल्ट, हाई मीट और ये डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेते हैं, तो ये बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। 100% इनसे नहीं होता, लेकिन ये बड़े रिस्क फैक्टर्स है कि किसी पेशेंट में अगर नॉर्मली मैनेज होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर्स जब बनते हैं तो ये स्टोन की सूरत इख्तियार करते हैं। इसी तरह से कैल्शियम फास्फेट है, मिक्स स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन है, बाकी किस्म के स्टोन है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। और हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, जी जी डिहाइड्रेशन उस जैसे कि बाकी के कंट्रीज़ में या स्टेट्स में जहाँ के क्लाइमेट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो हमारे यहाँ पे अपनी वादी में या अपने स्टेट में ज़्यादा डाइट का एक इन्फ्लुएंस है। हाई सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, रेड मीट भी बहुत लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत लेते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा रिस्क बनता है। और साथ साथ ही पानी का जो लेना इस्तेमाल कम होता है, तो इससे रिस्क बढ़ते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट हम कॉमनली देखते हैं, छोटे साइज़ में भी आते हैं, बड़े में भी आते हैं, किडनी में रहेंगे, किडनी से बाहर आएंगे, एक ही किडनी में होंगे, दोनों किडनी में होंगे, तो हर टाइप की सिचुएशंस, हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं। सर्जरी की अगर हम बात करेंगे, प्रोसीजर्स की अगर बात करेंगे, जी आपके पास किस तरह के प्रोसीजर्स इस जी वक्त जी हैं? जी शायद 2-3 प्रोसीजर आपके पास है जिस जी तरह जी से हाँ, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले अगर छोटा स्टोन है, सिंगल है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये खुद ही मत पास होगा। 5-6 मिलीमीटर तक अगर स्टोन है, किडनी फंक्शन ठीक है, आगे रुकावट नहीं है, तो कुछ दवाई की मदद से उसको कोशिश करते हैं खुद पास हो जाए। ऐसे डिज़ोल्व वगैरह नहीं होती, लेकिन पास हो सकती है। अब अगर पास नहीं हो तो फिर हमारे पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर किडनी में है वहाँ पे कर सकते हैं, नीचे नाली में आया वहाँ पे भी कर सकते हैं, पेशाब के थैली ब्लैडर में आया वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि पहले टाइम और आज में बहुत फ़र्क आया है। पहले जब भी स्टोन होता था तो ओपन करना पड़ता था, लेकिन पिछले अब 20-25 साल से ज़्यादा अब सारी चीज़ें ये एंडोस्कोपिकली मशीन से मैनेज होते हैं। तो जिस सिचुएशन में जहाँ पे किडनी में है वहाँ पे भी हम लेज़र से ब्रेक कर सकते हैं, यूरेटर में ब्रेक, ARCP की आप शायद बात कर रहे हैं, यूआरएसएल, जी यूआरएसएल। अब किडनी में डायरेक्टली उसको आरआईआरएस बोलते हैं, लेज़र से वहीं फ्रेगमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर जो मैक्सिमम स्टोन्स के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं PCNL। वो एक साइड से छोटा होल बना के किडनी में डायरेक्टली स्टोन को छोटे छोटे पीसेस करके निकाल देते हैं। कभी ये स्टोन जो है कहीं वहाँ से फिसल कर कहीं दूसरी ऐसी जगह तो नहीं जाती है तो कॉम्प्लिकेशन पैदा? नहीं, वो तो है, जब किडनी से निकल के नाली में आएगी तो वो एक इमरजेंसी बनती है, क्योंकि वो नाली जब ब्लॉक हो गई तो पीछे किडनी में स्वेलिंग रुकावट आती है, तो वो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। उस वक्त क्या कोई मतलब यूरिन पास होने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं इख्तियार किया नहीं, जाए? देखिए नाली आपको समझना है कि किडनी की 2 नालियाँ हैं, 2 किडनीज की अपनी 2 नालियाँ, वो दोनों ब्लैडर में आती है, पेशाब के थैले में। उसके बाद नीचे नाली है, जो नीचे वाली नाली में अगर स्टोन आ गई तो फिर यूरिन बंद हो गया। लेकिन अगर किडनीज की नाली में आता है तब तो बंद नहीं होगा, क्योंकि दूसरी किडनी से यूरिन आ रहा है ब्लैडर में, वो पास हो रहा है। सो ये डिपेंड करता है कहाँ पे है। अगर ब्लैडर के बाहर, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, उसमें अगर स्टोन स्टक हो गई तो यूरिन तो हो नहीं पाएगा। वो तो अगर यूरिन है भी ब्लैडर में तो पेन से बहुत पेशेंट परेशान होगा, यूरिन नहीं आएगा, तो उसकी सिचुएशन एक इमरजेंसी बनता है, जल्दी डील करनी पड़ती। लेकिन अगर ऊपर वाली दोनों किडनी की नालीज में, उसमें प्रॉब्लम है कि सूजन, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन बनती है, तो वो जल्दी डील करनी पड़ती है, चाहे स्टेंट डालना पड़े या डायरेक्टली स्टोन को उसको फ्रेगमेंट करना पड़े। एक ख़ास मुद्दे की ओर हम बढ़ेंगे, जिस तरह से आपने हमें समझा दिया डॉक्टर साहब। ये बात बताइए कि अभी अगर हम किडनी के हवाले से अगर हम मैलिग्नेंसी की बात करेंगे, जी जी मतलब जो इस तरह के केसेस आपके पास हैं, अगर हम इंसिडेंटल फाइंडिंग्स की बात करेंगे, इस वक्त आपके पास अगर हम पास्ट और इस वक्त को
मवाजना बीच में करेंगे। आपको लगता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग्स की तादाद जो है वो थोड़ा सा बढ़ गई है इस वक्त, ज़्यादा केसेस उस हिसाब से, और उसका क्रेडिट किस चीज़ को आप देना चाहेंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कि एक तो बढ़ गया, ओवरऑल इंसिडेंस तो बढ़ गई है, वो तो चाहे उसमें क्या फैक्टर्स है, डाइट है, बाकी सब है, रेडिएशंस है, केमिकल्स है, जो भी है फूड में, जो भी चीज़ें आती हैं, सब जो ओवरऑल हर डिजीज़ में हम मानते हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस है, एक वो है। दूसरा कि इमेजिंग जो है, इमेजिंग बहुत बढ़ गई पहले एक सिंपल सा एक टेस्ट होता था, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे, लेकिन जब सीटी, एमआरआई, बाकी टेस्ट इतने अच्छे और इतने एडवांस डेवलप हो गए कि छोटा से छोटा अगर लीजन किडनी में हो तो बहुत अर्ली पिक होता है। तो वो उससे हमें लगता है कि जो पहले मिस क्या होते थे, जिनको टाइम लगता था डायग्नोज करने में, जब तक वो बड़ी एक साइज़ में आते थे, लेकिन आज छोटा सा छोटा हो तो इतना अच्छा इमेजिंग इतनी इम्प्रूव हो गई कि वो हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं में फिर पार्शियल नेफ्रेक्टमी उतना ही हम रिमूव करते हैं, बाकी किडनी बचती है। तो इंसिडेंस एक बढ़ गया, उसके अपने वजूहत है, लेकिन पिकअप रेट जो हम पिक कर पाते हैं, दैट इज़ वो उसमें सबसे बड़ा रोल है कि जो इमेजिंग की क्वालिटीज़ एडवांसमेंट इसमें हो गई, टेक्निकल जो मशीनरी में, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड्स, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज, इन चीज़ों में, तो उसका बहुत इन्फ्लुएंस। तो अभी किस तरह के केसेस आप मैलिग्नेंसी के देखती हैं? अगर हम किडनीज की बात करेंगे, फिर प्रोस्टेट के हवाले से बात करेंगे। किडनीज में होते हैं मेन, उसका हम रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, वो काफ़ी इंसिडेंस पहले से काफ़ी बढ़ गई है। तो उसमें भी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि क्या वजूहत है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का है, डाइट में है कुछ, एनवायरनमेंट में है कुछ, रेडिएशन से किस चीज़ जानने की कोशिश करें। हाँ, किस चीज़ से, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हर जगह होती है कि क्या कुछ फैक्टर, स्मोकिंग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वो सब चीज़ें उन पे एक रिसर्च चल रही है, तो उससे एक आइडिया मिले कि अगर कोई रिस्क फैक्टर्स पूरे आइडेंटिफाई हो तो उस पर एक गाइडलाइंस आ सकती हैं, तो वो चीज़ है। दूसरा, अगर हम टाइम टू टाइम अगर इंसान एक कंसल्टेशन चेकअप करे तो कोई भी अगर इश्यू हो तो अर्ली पिक हो जाएगा, तो वो एडवांटेज तो है ही है। ब्याह का खास सवाल जी नाज़रीन मोहतरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसकी तरफ आप थोड़ा सा, अब इस सवाल को आप आम लफ्ज़ों में इसको समझेंगे कि ये मोटापे की बात करें, मगर इसका थोड़ा अंदरिम काथस, क्योंकि आप जब सर्जरी करते हैं पेशेंट को, अच्छन पता कि तो पता यह चर्बी वन जिसमस मज आसान यथ कुन वन कि पज़ बिल्कुल अपने आप को जो ओबेसिटी है उसकी तरफ खास ध्यान देने की ज़रूरत है। यह अंदर चर्ब खोतमुत, तो आपने देखा होगा किडनीज जहाँ पर है अत कुता चर्ब अपर यपरि उस चर्बी अत ज़्यादा खसान, मोटापा ज़्यादा, अत मज ये केसेस ज़्यादा पह यह गसने जरूरत। मोटापा बेसिकली जो ओबेसिटी है वो हर चीज़ का रिस्क है, तो वो है ही है, तो उसमें भी इन्फ्लुएंस रहता है कि हर प्रॉब्लम जो भी हम देखते हैं, ज़्यादा चेस्ट के इश्यूज़ हैं या किडनी के इश्यूज़ भी हैं, ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, डायबिटीज़ है, तो ओबेसिटी तो है, उनमें एक रिस्क फैक्टर तो माना ही जाता है। लेकिन किडनी में जहाँ पे अलग से कि इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस किसी चीज़ पे ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जब उनको मैनेज करना है सर्जिकली तो ओबीस जितना होगा तो उसमें और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है। हालांकि आजकल तो हम सारी मैक्सिमम चीज़ें लेप्रोस्कोपी करते हैं, लेकिन ओबेसिटी डेफिनेटली एक रिस्क है। बाद में ऑपरेशन के बाद रिकवर होने में भी एक ओबेसिटी का रिस्क रहता है। तो जितना वेट कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट हम कर पाए अच्छी डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज से, रेगुलर चेकअप से, तो वो तो हर चीज़ में एडवांटेज है और यहाँ पे भी है। अभी आपने मतलब इस पॉडकास्ट नुमा की आपने बात की रीनल के हवाले से, अगर हम किडनी की बात करेंगे, मुझे लगता है कि मतलब कहीं पे जहाँ पे इंसिडेंटल फाइंडिंग आपके पास आ जाती है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं पे अगर किसी ने अल्ट्रासाउंड किया, किसी ने सीटी स्कैन किया, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी जो है वहाँ पे वो थोड़ा बाईपास होकर आपके पास डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि वो सर्जरी का इंटरवेंशन डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन जब सर्जरी आपने की, सर्जरी के बाद पार्शियल नेफ्रेक्टमी किसी की हो गई, अब उसको किस तरह की एहतियात बरतने की, जो फॉलो अप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि फॉलो अप को यहाँ पे बिल्कुल फॉलो अप इसमें बहुत ज़रूरी। अगर हमने पार्शियल किया तो इसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइंस है कि हमें 3 मंथ पे क्या करना है, 6 मंथ पे क्या करना है, 1 ईयर पे क्या करना है, ईयरली क्या करना है, कौन सा टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कब करना है, ब्लड टेस्ट कब करने, दोबारा सीटी स्कैन कब करना है, तो ये इसका पूरे गाइडलाइंस है। थ्रू आउट जो वर्ल्ड का लिटरेचर है उसमें हिसाब से 3 मंथ्स पे क्या, 1 पे, 1 ईयर पे सीटी स्कैन दोबारा करना है। तो जो पेशेंट फॉलोअप में रहते हैं उनके साथ ये सब प्रोटोकॉल होता है। को जितना टाइम ज़्यादा जाता है उतना फिर सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है, रिस्क ऑफ रेकरेंस या बाकी सब दोबारा आ जाए वो चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन इसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइंस है कि कौन सा टेस्ट कब कैसे करना है, तो उसी हिसाब से हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। एक ख़ास चीज़ कुन वन सो ये चीज़ के बच्चों में भी हमने देखा है
बच्चों में हमने बहुत सारी चीज़ जो है, अगर यूरिन रेजिडुअल की हम बात करेंगे, पेशाब पूरे बच्चे कहीं तो अड़ना अति रोजान अत मज मौजूद या बड़ों में भी हम देखते हैं। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है, मतलब आम लफ्जन में बह कत करान, तो ये प्रॉब्लम किन पेशेंट्स में होती है और इसका रीज़न क्या है और इसका ट्रीटमेंट? देखिए, यूरिन अगर हम बच्चों का कहेंगे तो उनका अलग होता है। बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ पे हम कम थोड़ा तवज्जो देते हैं वो टॉयलेट ट्रेनिंग है। तो अगर प्रॉपर नहीं होगी तो बच्चा फ्री अपने आराम से यूरिन पास नहीं कर सकता है, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, करूँ नहीं करूँ, रात को नहीं उठता है, तो फिर उनको वो लीक भी हो जाता है, रात में लीक होता है। दूसरा होता है कि अगर बाय बर्थ कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी हो, तो कोई नाली नीचे जा रही हो, या जो नीचे की जो नाली यूरेथ्रा उसमें वेल्व्स होते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल्व वगैरह, या रिफ्लेक्स होता है कि जो यूरिन पेशाब के थैले में, ब्लैडर में, वो वापस किडनीज में चला जाता है। तो बच्चों में ये सब कुछ डिफरेंट इश्यूज होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। या जो बाहर बिल्कुल जो होल होता है यूरिन करने का, वही बंद हो, वही तंग हो, तो उससे भी ये इश्यूज आते हैं। तो बच्चों में ये है। और मेल फीमेल में भी थोड़ी डिफरेंस है, कभी बाहर का इन्फेक्शन अंदर जाता है, वो भी कॉम्प्लिकेट करता है। तो लेकिन बड़ों में इशू डिफरेंट है। उनमें यूजुअली एक प्रोस्टेट का एक इशू होता है कि एज 50-55 के बाद मेल्स में, तो जो प्रोस्टेट का एक इशू बनता है, उसकी वजह से अगर प्रोस्टेट की रुकावट से, तो पेशेंट को ये डिफ़िकल्टी होगी, या तो रात में बार बार उठना पड़ेगा, कंट्रोल कम होगा, ज़ोर देना पड़ेगा, या थोड़ा सा यूरिन किया फिर जाने की ज़रूरत पड़ती है, या कभी यूरिन बंद भी हो जाता है। इसी तरह फीमेल्स में लीक हो जाता है यूरिन कुछ एज के बाद, तो उठने में, खांसी करने में, किसी भी तरह से वो लीक, वो एक उसको हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो वो अलग इश्यूज़ होते हैं। तो हर एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, तो उन चीज़ों में हमें देखना पड़ता है कि किस पेशेंट के अपने अपने वजूहात होते हैं। जिस तरह से आपने वजूहात के हवाले से बात करी कि चूँकि हम प्रोस्टेट के हवाले से अब बात करने जा रहे हैं, प्रोस्टेट के हवाले से हमने समाज में बहुत कुछ मतलब वो कन्फ्यूजन्स भी देखे। हालांकि नाज़रीन, मैं आपको कहना चाहूँगा, अब प्रोस्टेट के हवाले से जब किसी को क्या होता, बस हो गई मुब्तला, किसमें लाया रिपोर्ट, पढ़ा, अच्छा नॉर्मल कितना है, इतना है, इसमें कितना है, थोड़ा सा बढ़ोतरी गई, बस परेशान, अब क्या करना है। एक को भी पूछना, एक एक सवाल 10-10 डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर पेशेंट्स पूछते हैं कि यहाँ करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब सिम्टम्स ही आपके पास नहीं है, क्या सिम्टम्स न होने के बाद भी हमें परेशान होने की ज़रूरत है? यही सवाल लेके हम आपके पास जाएंगे। देखिए, बहुत बहुत अच्छा सवाल। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमें समझना है कि पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट समझते हैं कि प्रोस्टेट कुछ था ही नहीं, ये कुछ नया ही चीज़ आ गया, कुछ नया ऑर्गन नया, ये कहाँ से आ गया। सबसे पहले समझना है कि प्रोस्टेट नॉर्मली प्रेजेंट है बाय बर्थ। जो मेल होता है, मर्द होता है, उसको ये बाय बर्थ ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट, इसका अपना एक रोल है, अपना फंक्शन है। तो विद एज जब हमारी थोड़ा सा बाल सफ़ेद हो या आंखों में वो कैटरैक्ट आता है, उसी के आसपास ये प्रोस्टेट भी बढ़ता है। तो जब ये बढ़ गया, इसके एनलार्ज होने से अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर ये इन्फ्लुएंस करे या नाली पे इन्फ्लुएंस करे, तो इसके बढ़ने से अगर कुछ आपके दिक्कतें आ रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको ट्रीट करना होता है। बजाते खुद कि प्रोस्टेट थोड़ा सा बढ़ गया, 20-22 ग्राम तक नॉर्मल है, अब 25 ग्राम हो गया तो परेशान हो गए, वो एक फैक्टर है। सिम्टम्स मान लेते हैं, अगर ज्यादा भी हो गया, सिम्टम नहीं है, सिम्टम्स नहीं है तो आपको तंग नहीं कर रहा है, यूरिन करके पीछे नहीं रह रहा है, इन्फेक्शन नहीं है, ब्लैडर पे कोई दबाव नहीं है, डिफ़िकल्टी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, रात में नहीं उठना पड़े, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। तो साइज एक प्रोस्टेट का एक फैक्टर है। एक और बात है, जैसे आपने मतलब साइज की बात की, प्रोस्टेट कैंसर से मतलब क्या तोज रहा है? क्या आपको लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर की तादाद जो है पिछले कई वर्षों में आपने देखा उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी जो अभी हमें भी थोड़ा तहकीक में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने किडनी पे किया, उसमें प्रोस्टेट के पेशेंट्स भी बहुत आते हैं अब हमारे पास, इतना पहले नहीं था। फिर वही रिसर्च आ रही है कि क्या वजूहत हुए, किन वजहों से हो रहा है, लेकिन आ रहे हैं। और उसमें एक फैक्टर है, एक ब्लड टेस्ट होता है सीरम PSA, ये ब्लड अगर वो एलिवेटेड हो तो वो एक इंडिकेशन देता है कि शायद ब्लैडर का ये प्रोस्टेट का कैंसर कार्सिनोमा है। तो वो एक टेस्ट स्क्रीनिंग में होता है, तो उससे एक आइडिया मिलता है। अल्ट्रासाउंड इसमें डिफरेंट होते हैं, एक हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के वो पिक करता है, प्लस कि इमेजिंग इतनी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल इंसिडेंस भी है ज़्यादा पहले से। क्या सर्जरी का इंटरवेंशन इसमें कुछ रहता है? हाँ, प्रोस्टेट जी, अगर हमें वो कन्फाइंड हो विद इन प्रोस्टेट, तो इसमें एक मेजर सर्जरी होती है जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। तो पूरा प्रोस्टेट रिमूव होता है, फिर ब्लैडर और नीचे की नाली को फिर से जोड़ते हैं। वो हम ओपन भी करते हैं, लेप्रोस्कोपी भी करते हैं और रोबोटिक भी करते हैं। तो वो
तो वो उसका मेन ट्रीटमेंट है। अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो फिर बाकी ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए, जैसे आपने बात की अभी प्रोस्टेट कैंसर के हवाले से बात की आपने, इसमें तहकीक में आया कि मतलब बढ़ोतरी हुई है, या इसके बगैर भी हमने किडनी के हवाले से बात की, तो इसमें अगर हम एहतियात बरतने की कोशिश करेंगे, किडनी हेल्थ की बात करेंगे, या इन बीमारियों से दूर रहने की बात करेंगे, क्या करना चाहिए एक आम ठीक है, इंसान? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई सिम्टम आए उसको इग्नोर नहीं करना है, तो उसको देखना है कि क्यों हो रहा है। उसके बगैर अगर हम टाइम टू टाइम एक चेकअप, साल में एक बार एक इन्वेस्टिगेशन कर दे, पूरा प्रोफाइल हो जाए, यूरिन एग्जामिनेशन, किडनी फंक्शन टेस्ट, या मर्दों में ये सीरम पीएसए, तो एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे, एक अल्ट्रासाउंड भी, तो एक आइडिया मिलता है कि किसी चीज़ में ज़रूरत है, किसी एहतियात की, किसी मेडिकेशन की, किसी चीज़ पे फॉलो करने की। तो वो सबसे, तो दो ही चीज़ें हैं कि कोई भी आपको अलामात, कोई सिम्टम आया उसको इग्नोर नहीं करना, उसको जो भी उसके कंसर्न डॉक्टर साहब उनको दिखाना, और उसके बावजूद भी एक एज के बाद, मान ले 40 के बाद, एक रेगुलर, एक ईयरली इंसान एक ओवरऑल चेक कर ले, तो उसे तो फ़ायदा ही होगा। एक ख़ास सवाल चलते चलते, जी, कैसे मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने आज के प्रोग्राम में दे दी, लेकिन एक ख़ास इन्फॉर्मेशन नाज़रीन मोहतरम, ये सवाल इसी आखिरी चुना ये बूझो बड़ा गौर सान हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब हम कहीं पे देखते हैं इनफर्टिलिटी की केसेस में, इनफर्टिलिटी रिलेटेड मैं सवाल पृछन डॉक्टर साहब, सो ये चीज़ कि वुचान अक्सर बेशतर अगर कुछ जाए वुचान इनफर्टिलिटी इशू बस हम समाज में देखते हैं कि हम इस औरत को मतलब इसको ठहराते हैं कि गलती इसी में है। मर्दस का एक प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसको आप हमें अच्छी तरह से समझा बिल्कुल। सकते हैं क्या करने की जरूरत है। इनफर्टिलिटी जब हम बोलते हैं, जैसे आपने कहा, वो नेसेसरली फीमेल रिलेटेड इशू नहीं होता है, बिकॉज इनफर्टिलिटी में तीन चीज़ें हो सकती है, या मेल फैक्टर है, या फीमेल फैक्टर है, या दोनों है। या दोनों है। तो इनफर्टिलिटी ऑटोमेटिकली डजंट मीन कि फीमेल की ही प्रॉब्लम, मेल्स में इशू होते हैं, उनके जो अपने बाकी जो पैरामीटर्स है, जो सीमेन के एनालिसिस है, उनमें कमज़ोरी हो सकती है, या कहीं रुकावट हो सकती है। इसी तरह से फीमेल्स में अपने इश्यूज होते हैं, या कभी कंबाइंड होता है, इम्यूनोलॉजिकल होते हैं। तो जब भी ये इशू होता है तो वी हैव टू फर्स्ट एसरटेन कि है क्या फैक्टर, मेल फैक्टर है, फीमेल फैक्टर, या दोनों है। तो इलाज उसी तरह से होता है। तो इसमें भी एक अवेयरनेस चाहिए कि समझ में अगर ऐसा इशू है तो वो भी अपने कंसर्न डॉक्टर साहब के साथ, हम लोग यूरोलॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं, इसमें अपनी गायनी के कोलीग्स हैं, वो एक पूरा उनको देख के एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस, एक इन्वेस्टिगेशन करके ये हमें पूरा पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। तो आखिर पर चूंकि एक मैसेज आपसे चाहिए डॉक्टर साहब, वो ये चीज़ कि अगर हम प्रोस्टेट की बात करेंगे, किडनीज़ की बाकी डिजीज़ की बात करेंगे, जिसमें या अभी हमने जो कहा कि हमें कब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, कब यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत, या आपकी फैसिलिटीज़ के हवाले से, या आपके पर्टिकुलरली OPD के हवाले से जो आपका OPD चल रहा है, तो किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के आवाम को? कैमरा आपके देखिए, सबसे ज़रूरी है कि अगर हम अपना ख्याल खसूसी तौर पे डाइट के लिए, कि हम अच्छी डाइट खाएं, नॉर्मल डाइट खाएं, फ्रेश चीज़ें खाएं, जंक फूड अवॉइड करें, सॉल्ट कम करें, और ये प्रोसेस्ड फूड कम करें, ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, इस चीज़ को टोटली अवॉइड करना है। और पानी का अच्छा ऑप्टिमल यूज़ करें खाने के साथ साथ। प्लस अगर कोई सिम्टम लगता है तो उसको इग्नोर ना करें, तो माहिर डॉक्टर साहब के पास आके उसको हम कर सकते हैं इवेलुएट, अगर ज़रूरत है तो उसमें ट्रीटमेंट होगी, अगर नहीं है तो फॉलोअप हो। तो OPD का तो एक लाइन का कब होता है? हमारा यूरोलॉजी का 3 दिन होता है OPD यहाँ पे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो बाकी इमरजेंसी हमेशा खुली रहती है, जो भी इश्यूज है तो वो आ सकते हैं। डॉक्टर आरिफ हमीद साहब, आपने आज के प्रोग्राम में भी हमें बहुत खूब अंदाज में समझाया कि प्रोस्टेट के हवाले से, किडनीज़ के हेल्थ के हवाले से, या इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ है, सर्जरी का पार्ट है, जिस तरह से आपने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ भी इन प्रोग्राम के ज़रिए से दे दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें आधे घंटे से सुना। ज़रूर इस प्रोग्राम को देख के अपनी किडनीज़ की तरफ, अपनी किडनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि हमारी सेहत जो है वो ठीक रहेगी और हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।